नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर जांच नहीं करवाते और इलाज नहीं करवाते, इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय देहरादून से हरिद्वार के जगजीतपुर आईटीआई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि जगजीतपुर आईटीआई के आधुनिकीकरण से प्रदेश में आईटीआई के आधुनिकीकरण की अच्छी शुरुआत हुई है और हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर अधिक ध्यान देना होगा और उत्तराखंड में आईटीआई और पॉलिटेक्निक में सुधार की दिशा में ज़्यादा प्रयास करने होंगे। जगजीतपुर में आईटीआई का जो आधुनिकीकरण किया गया है, इससे जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेंगे उन्हें रोजगार के अनेक मौके मिलेंगे और इस आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि कौशल विकास और सेवा योजना विभाग की ओर से जिन आईटीआई के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है, ये कार्य जल्द ही किए जाएं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशिक्षण के लिए आईटीआई में आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल हो, जिससे युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिल सके। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है और तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जगह तो बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसे लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय में जाकर के उनसे मुलाकात की है और इस दौरान प्रदेश भर में आई प्राकृतिक आपदा से हुए भारी जानमाल के नुकसान के मामले को लेकर के दैवीय आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को ज्ञापन भी सौंपा है। जिस तरीके से बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर दैवीय आपदा ने जो है तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। पर्वतीय क्षेत्र में हालात ये हैं, स्थिति ये है कि वहाँ पर कई सड़कें बंद हैं, कई लोगों के मकान और जो खेत हैं वो जमींदोज हो गए हैं, कई लोगों के कार्य पूरी हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और नीमचारी में जिस तरीके से वहाँ पर दैवीय आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की है। सरकार का दैवीय आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो दैवीय आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति है उसकी भरपाई करें। और मैदानी क्षेत्रों में तो ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि नदियों में जिस तरीके से उफान आया है, नालों में जिस तरीके से उफान आया है, उससे बहुत क्षति हुई। मैं कैंट विधानसभा में भी गया, रायपुर विधानसभा में भी गया और मसूरी और रायपुर में बहुत क्षति हुई है। लोगों के घर में जो है मलबा घुस गया, कई लोगों के तो मकान क्षतिग्रस्त हुई है, लाखों लाख की क्षति हुई है, लेकिन सरकार इसको जो है गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कहा है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए और दैवीय आपदा प्रबंधन में काम करें। कर्णप्रयाग रेल लाइन के पहले योग नगरी रेलवे स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद लगाने की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। स्टेशन के बाहर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पुराने जमाने का रेल इंजन और एक फाइटर प्लेन भी लगाने की योजना सरकार की है और योग नगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि बद्रीनाथ तक ट्रेन जाने का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य इस समय ये संपन्न हो रहा है और अब रेल हमारे पहाड़ में जाएगी। जो हमारा सपना था
कि हमारे पहाड़ बद्रीनाथ के अंदर रेल पहुँचे। अब वो सपना साकार होता दिख रहा है। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है और यहाँ आने पर एक और सौगात मैं देना चाहता हूँ ऋषिकेश को। मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारे यहाँ पुराने इंजन होते हैं तो एक पुराना इंजन भी यहाँ रखा जाए, तो निश्चित रूप में वो एक म्यूज़ियम पीस होता है। और एक मैं एयरफोर्स से कहूँगा कि अपना पुराना प्लेन भी यहाँ रखें कि किस प्रकार से हमारी वायुसेना तैयार है दुश्मन को मारने के लिए। और कोई भी सीमा पर कोई भी अगर इंक्रोचमेंट होता है, कोई भी सीमा पर हमारी सीमा को हड़पा जाता है, तो उसके लिए हमारी सेना तैयार है। तो निश्चित रूप में ये दो चीज़ें यहाँ लगेंगी तो ये और ऐतिहासिक हो जाएगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को बधाई। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर बीते दिनों एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। साथ ही अपने बच्चे का अदालत के माध्यम से डीएनए टेस्ट कराने की मांग भी की गई है। लिहाजा प्रकरण के तूल पकड़ते ही बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह विधायक का पारिवारिक मामला है और इस पर पार्टी का कोई लेना देना इस पूरे मामले से नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि जब अपने पदाधिकारियों और अपने जनप्रतिनिधि पर बात आती है तो बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी पर अब अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि जब अपने पदाधिकारियों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर बात आती है तो भाजपा इस तरह का स्टैंड ले रही है। यानी कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो समाज का संरक्षक कहलाता है। अगर वही भक्षक बन जाएगा तो समाज की महिलाएं जाएं कहां? आपके प्रतिनिधि या आपके दल के विधायक महिलाओं के साथ दुराचार और दुष्कर्म करते रहें और आप लोग चुप्पी साध लेंगे, आप लोग उससे पल्ला झाड़ लेंगे। उस समय आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां गया? और आप सत्ताधारी दल हैं, अगर इस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो गरीब मजलूम महिलाएं जाएंगी कहां? मैं ये नहीं कहती कि वो महिला सही है या गलत है, लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जिस तरह से आप पूरे ही मैटर से पारिवारिक मामला कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये जांच का विषय है कि वो महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन वो महिला एक ही मांग कर रही है कि विधायक जी के साथ उसकी बच्ची के डीएनए का मिलान किया जाए। इसमें हर्ज क्या है? विधायक जी अपने आप को पब्लिक डोमेन में रखें और मीडिया के सामने आए, जनता के सामने आए और कहें कि लीजिए मैं अपने आप को डीएनए टेस्ट के लिए प्रस्तुत करता हूं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनता के सामने सच आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो बयान भाजपा के लोग दे रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आप सत्ताधारी दल के लोग हैं और इस तरह से अगर आप महिलाओं के संरक्षण में नहीं सामने आएंगे तो फिर कौन आएगा? रुड़की के ढंढेरा से लंढोरा तक बैलगाड़ी से तिरंगा यात्रा निकालना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। पूरे मामले में रुड़की के सिविल लाइन्स कोतवाली में सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि ब्रिटिश काल का समय अब बीजेपी के दौर में दोहराया जा रहा है। अंग्रेजी शासन काल में भी कांग्रेस का दमन किया जाता था और आज भी दमन किया जा रहा है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि टूटी फूटी सड़कों का विरोध करना बीजेपी को अखरता है और रैली के दौरान किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया था। सभी लोगों ने बाकायदा मास्क का उपयोग किया था और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने कार्यक्रम में हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती है, पर उन्हें मुकदमे के लिए सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। हमने 15 तारीख को माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक हरिद्वार जनपद की टूटी हुई सड़कों को, जो कि महाकुंभ 2021 में 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसमें जो सड़कें इस्तेमाल होंगी, जिसमें प्रमुख मार्ग है रुड़की ढंढेरा लंढोरा होते हुए लक्सर तक, बहुत बुरी तरह टूटा हुआ मार्ग है। और उस सड़क की ऐसी पोजीशन है कि उसमें इतने गड्ढे हैं, बारिश होती है पानी भर जाता है। अगर सरकार चाहे, उत्तराखंड सरकार चाहे तो उन गड्ढों में मछली पालन भी किया जा सकता है, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं। वहाँ के लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उन सड़कों की कोई देखरेख नहीं हो रही है। अब हमने एक चीज़ कही है कि अगर इस तरह की सड़कें टूटी हुई होंगी तो करोड़ों लोगों के उम्मीद है कि कुंभ में वो आएंगे, तो वो कहाँ से आएंगे? मेन मार्ग एक रोड से तो आ नहीं सकते, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अब जो जनपद के अन्य मुख्य मार्ग हैं उनके द्वारा ही लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, किसी न किसी रूप से हर
स्नान में उस मार्ग का इस्तेमाल होता है। अब हमने बैलगाड़ी में बैठकर विरोध के रूप में वहाँ से हम लोग निकले। हमने पूरा कोविड का पालन किया, हम सबके मास्क लगे हुए थे, लेकिन जनता वहाँ पर क्योंकि आंदोलित है और जनता को गुस्सा है, जनता गुस्से का इजहार करने के लिए हमारे साथ वहाँ आई। अब वो तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि क्यों वहाँ इतनी जनता पहुँची। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम पर कोविड का मुकदमा किया गया, अब एक मुकदमा करे 1000 करें, हमने अपनी तरफ से पूरा पालन किया था, हमने कोई कोविड का उल्लंघन नहीं किया। अब अगर अंग्रेज़ों की तरह दमनकारी नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो हम भी विपक्ष होने के नाते अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जो भी जनहित के मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहेंगे। कुंभ सर पर है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में टनकपुर जोलजीबी सड़क को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायक पूरन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब तक कोर्ट में अपील न होने से लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह सरकार से नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, लेकिन टीजे रोड पर दिए सरकार के फैसले से आम जनता के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा में सरकार के खिलाफ नियम 58 के तहत प्रश्न लगाएंगे और वो अपने सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आर्बिट्रेशन ने टनकपुर जोलजीबी सड़क के मामले में ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिया था और आर्बिट्रेशन ने लेनेवी को कोर्ट में अपील करने को लेकर के 3 महीने का समय दिया था, जो आगामी 3 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अगस्त को जब सरकार ने जिला न्यायालय से उसके स्टे को खारिज करके टंडन लगाने की अनुमति मिल गई और उसके बाद 10 महीने तक सरकार सोई रही और 3 बार टंडन लगाया। 3 बार टंडन लगाने के बाद उसको अपने आप ब्रेकअप किया, जबकि टंडन पड़ गए थे 20%, 25% बिलों में भी टंडन पड़े हैं। अगर उसकी आज भी अगर जांच हो, वो टंडन खोले नहीं गए। केवल उसको आर्बिट्रेशन में फायदा मिले तब तक वो लंगर ऑन करते रहे। तब आर्बिट्रेशन का जब फैसला आया तो मैंने फिर शिकायत की कि भाई इतने महीने तक ये टंडन नहीं लगे, लेकिन सरकार ने उन अधिकारियों को तो पनिशमेंट दे दिया, लेकिन ठेकेदार को इनाम दे दिया और उसको पुनः बहाल करने के आदेश उनने कर दिए, जो बहुत खेद का विषय है। जो सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो मैंने उसी को संज्ञान में लेते हुए मैंने कहा कि ये संदेश जनता में गलत जा रहा है, आप अपील करें। अभी सबसे नीचे अदालत है, आपके पास उसके प्रमाण पत्र है, लेकिन सरकार ने उसी ठेकेदार को इनाम देके पुनः उसको शुरू करने की बात कही है, जिसमें मेरी नाराजगी यह है कि जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, तो आखिर ये बातें नहीं आनी चाहिए। मैं इसके लिए आगे भी इसकी मांग उठाते रहूंगा जब तक कि दोषियों को पूर्ण सजा न मिले। तो अपना इश्यू भ्रष्टाचार से है, न तो बीजेपी से है, न कांग्रेस से है। मेरा मामला जो पूर्व प्रमाणित।
देश को कई विश्व स्तरीय शूटर देने वाले अनुभवी कोच जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इससे पहले वो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और उनका नाम पिछली बार भी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसके चलते काफी विवाद भी हुआ और इस बार उनका नाम दोबारा भेजे जाने पर उनके परिजन बेहद खुश हैं। उनके पिता ने कहा है कि आखिरकार जसपाल को उनके बेटे को मेहनत का फल मिल ही गया है और जूनियर भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा देहरादून के रहने वाले हैं, जिन्होंने निशानेबाजी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। साल 1994 में 18 साल की उम्र से ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया था। एशियन गेम्स में जसपाल राणा ने भारत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया था। खास बात यह है कि जसपाल राणा को निशानेबाजी का यह हुनर विरासत में मिला है। उनके पिता से लेकर के बच्चे भी शूटिंग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कोरोना के साथ अब कुदरत का कहर भी राज्य के निवासियों के लिए मुसीबत लेकर के आया है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और गदेरों का जलस्तर जो है वो बेहद बढ़ा हुआ है। वहीं उफान पर आई नदियों और गदेरों के कारण अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है और लोगों की जान के ऊपर भी काफ़ी रिस्क बना हुआ है। कई गाँवों में पक्के पुल मूसलाधार बारिश में बह गए हैं और गांव के निवासियों की आवाजाही बाधित हो रखी है। गदेरे में उफान आने के बाद उस पर बनी पक्की पुलिया बह जाने के बाद अब वहां के ग्रामीण लकड़ी की बल्लियां डालकर के कच्ची पुलिया पर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कच्ची पुलिया से ही आवाजाही कर रहे हैं। नैनीताल जिले के औखल लखांडा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से वहां पर उनको सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों को कई किलोमीटर लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। सोमवार को क्षेत्र की एक बीमार महिला को ग्रामीणों ने ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों और नदी नालों को पार कर 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके डोली में अस्पताल में पहुंचाया और हालातों और व्यवस्थाओं से नाराज ग्रामीणों ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो मीडिया को देकर के सरकार तक संदेश पहुंचाने की गुहार लगाई है। और गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि पैजना लिंगरानी देवली रोड की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब जबकि मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है तो वो गांव तक नहीं हो रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण मोटर मार्ग को आबादी तक ले जाने की मांग को लेकर के पिछले करीब 10 दिनों से आंदोलित हैं। ग्रामीणों ने मोटर मार्ग को आबादी तक पहुंचाने के लिए आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फरवरी महीने में देहरादून से गोचार और चिन्याली सोड के लिए हवाई सेवा शुरू की थी और जिसके लिए सरकार की ओर से हेरिटेज एविएशन से अनुबंध किया गया था, जिस पर कंपनी की ओर से कोचर से देहरादून तक के लिए 4,120 रुपये किराया निर्धारित किया गया था। लेकिन मार्च महीने में लॉकडाउन के चलते सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सरकार की ओर से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई और इसके बाद 31 जुलाई को फिर से सेवा का संचालन शुरू किया गया। यात्री को किराए के रूप में 8,700 की धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग जहां दोगुने किराए के चलते हवाई सेवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं श्रीनगर और टिहरी होते हुए देहरादून जाना भी लोगों को रास नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पे उड़ान सेवा के अंतर्गत जो है कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे हेरिटेज कंपनी के द्वारा जो है कि एक सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे जो है कि विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उसमें वो सेवा प्रभावित हुई, बंद हुई है। उसके बावजूद अब जो है कोरोना का थोड़ा प्रभाव जो है साथ साथ जो है कोरोना के साथ साथ जीवन जीना सीखना और सरकार की ये जो पहल हुई है कि ये है आज पवन हंस का हेली यहाँ पे आया है और इसके बाद हेरिटेज के भी आने की संभावना है। निश्चित तौर पे हमारे पहाड़ों में आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है, जो आपदाएं आती है, उसके लिए तो ये सेवा जो है कि सुचारू रूप से और निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन पवन हंस का किराया और हेरिटेज के किराए में बहुत सारा अंतर है। इसका थोड़ा सा अगर हमारी जो सरकारें हैं इस पर थोड़ा देखें कि किराए पर थोड़ा सा उचित दर पर जो है कि यहाँ से ले जाने की व्यवस्था हो। जिस तरह की हेरिटेज का था 4200 कुछ रुपये था, तो उसमें ठीक यात्रा हो रही थी। तो इसके लिए तो मैं पहले तो सेवा के लिए जो है सरकार को बधाई देना चाहूँगा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और भारत सरकार
के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है भारत के, आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन पहाड़ों में, इन विषम पहाड़ों की विषम भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, हमारे विषम जनजीवन को देखते हुए, पहाड़ों की पीड़ा को देखते हुए आपने ये सेवा शुरू करी है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से गौचर और गौचर से देहरादून तक का जो ये हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा, मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब से ये उड़ान योजना प्रारंभ हुई तब से लगभग 8 बार इसकी लैंडिंग हो चुकी है और कोई भी यात्री इसमें नहीं आया है। तो इसके पीछे जो मैं एक कारण समझता हूँ, सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें जो किराया तय किया है सरकार के द्वारा, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। इसमें सब्सिडी होनी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक सेवा है और कहीं न कहीं इन दुर्गम पहाड़ियों में जहाँ पर ये जीवनदायिनी संजीवनी के रूप में भी काम कर सकती है, तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें जो है सब्सिडी देने का काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 2000 या 2500 इसमें मैक्सिमम किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस योजना के सक्सेस न होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ से श्रीनगर से फिर सिनियाली और तमाम ब्रेकेज बीच में रखे गए हैं, और जिससे कि जिस व्यक्ति ने देहरादून जाना है सीधे, वो सीधे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाता है। तो मेरा मानना यही है कि इसमें जो है किराया न्यूनतम किया जाए सरकार के द्वारा, तो निश्चित से ये योजना बिल्कुल अपने परवान चढ़ेगी और इस योजना का लाभ आम जनता को, इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। रुड़की ब्लॉक के गांव बेलडी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पशु चिकित्सालय के सामने एक हाथ पैर बंधे हुए मृत बैल को अज्ञात लोग छोड़कर फरार हो गए। जब पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टरों ने ये देखा तो वो भौचक्के रह गए। हालांकि इस मामले में पशु चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मणिका सिंह ने रुड़की कोतवाली को सूचित किया और साथ ही ग्राम सभा के मेंबर्स को भी इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार का मानना है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु कटान पूरे चरम पर है और शायद कुछ लोग इस बैल को कटान के लिए लेकर के जा रहे थे, क्योंकि पशु के पैरों में रस्सी भी बंधी हुई है और शारीरिक प्रताड़ना के कारण अटैक जैसी स्थिति पैदा हुई है, इसलिए उसने दम तोड़ दिया होगा। हॉस्पिटल खुला उस टाइम हमें अप्रोच पे ये जानवर ऐसे मिला है, लावारिस पशु है ये, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे ये कैसे आया है। पुलिस को सूचित कर दिया गया है इसके बारे में और ग्राम सभा के भी सभी मेंबर्स को इसके बारे में बता दिया गया है। तब देखते हैं जो भी टेक्निकली ठीक होगा हम लोग। सर, कहीं से पकड़ा गया है, इसे कहीं कटान के लिए ले जाया गया, ये शायद अटैक हो गया, इसके पैरों में रस्से बंधे हुए हैं, कमर पे भी रस्सा बंधा हुआ, तो अटैक आया ऐसा, तो वे गाड़ी से यहाँ ऐसा शायद। विकासनगर कालसी चक्राता में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है और लगातार हादसे हो रहे हैं। जौनसार को जाने वाली सड़क लाइफलाइन कहलाने वाली जजरेड़ के हालात खस्ता हो चुके हैं और जिससे लोगों में भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर आज जजरेड़ मार्ग पर मलबा आने से बंद पड़ा है और शासन प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग की तीन जेसीबी सुबह से ही सड़क को साफ करने में लगी हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोड थोड़ी देर के लिए खुल रहा है और उसके कुछ समय बाद ही पहाड़ी दरकने से फिर से मार्ग बंद हो जाता है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये जस की तस कई वर्षों से, विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है। और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। हर पल यहाँ पे जो कि यहाँ पे आर पार करते हैं इस जगह को बिल्कुल जान हथेली पे लेके हमें आर पार करना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जौनसार की। इसके बारे में जितना भी मतलब सरकार के शासन प्रशासन स्तर पे जितने भी ये काम है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसमें बहुत ही ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को या इस सरकारी स्तर पे इस पर बहुत ठोस निर्णय लेने की सख्त ज़रूरत है। जैसे देखा जा रहा है आज भी जेसीबी लगी है, सुबह से लाइनों की कतारें लगी है, तो आप लोकल के यहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना टाइम हो चुका है, कब से बंद है ये रोड? सर ये ऐसा है कि अगर ये मशीनें ना हो यहाँ पे तो ये 24 घंटे में बंद ही रहती है। तो सर ऐसा है कि पल पल में पत्थर ऊपर से देखो, स्लाइडिंग जोन है यहाँ पे, पल पल से ये
पत्थर आते रहते हैं और ये साथ के साथ रिस्क लेने के बावजूद यहाँ से फिर गुजरना पड़ता है। ये आप कह नहीं सकते, ये जब से बरसात शुरू हुई है तब से ये हर समय ये ऐसे बना रहता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।